उसमें मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप क्या है, उदय क्या है, राष्ट्रवाद का स्वरूप क्या होता है, राष्ट्रवाद का महत्व क्या है, सब दिखाया गया है ना। कल मैंने बताया था कि अब उसी क्रम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति। आपके लेसन में फ्रांस की क्रांति ही तक हम लोगों के समय में रूस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति सब पढ़ते थे, अमेरिका की क्रांति। अब केवल सारी क्रांतियों को खत्म करके केवल रूस की क्रांति आपको मिलती है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति एक परिचय, ठीक है ना। फ्रांसीसी क्रांति एक परिचय। फ्रांसीसी क्रांति क्या है, क्यों हुई, उसका क्या कारण है, क्यों हुआ, उसके बारे में जान लें। फ्रांसीसी क्रांति क्रांति के बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि क्रांति एक दिन, एक घंटे, एक मिनट की कोई घटना नहीं होता है। क्रांति तभी होती है जब जनता एकदम परेशान हो जाती है। जब तक उसको किसी भी प्रकार से कोई भी राहत मिलता है तब तक वो परेशान नहीं होती है, और ना जनता बहुत जल्दी से क्रांति का मार्ग अपनाती है। समाज में तीन वर्ग रहे, आज भी हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग, उसको कोई समस्या नहीं है तो वो कुछ करने वाला नहीं है, वो तो सुखी है। निम्न वर्ग को ये पता है कि हमारा काम वही है कि हम डेली कुआं खोदेंगे और डेली पानी पिएंगे। उसको तो यही है ना कि हम सुबह सो करके उठेंगे, हमको मजदूरी करने जाना है, जो मजदूरी मिलेगी ला करके फिर खा करके फिर सो जाना है। उसकी दिनचर्या वही है। मध्यम वर्ग क्या है, इसमें किसान हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, ये सब इनको पता है कि हमें जो कुछ करना है आज के लिए भी करना है और भविष्य के लिए भी करना है। कुछ पूंजी ये बचा करके रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब इसमें भी इन लोगों को एकदम से लगता है कि अब असफलता मिल रही है, अब हमारे खिलाफ जा रहा है, तब ये वर्ग उठ खड़ा होता है। किसान खेती करता है, वो तब तक लगान देता रहता है जब तक कि उसको लगता है कि अब लगान देने की स्थिति में हम हैं। 100 रुपया भर्ती लगा के 110 रुपया लगान कहां से देगा? निश्चित है फिर वो खेती बंद कर देगा। 99 रुपया तक कुछ लगाएगा कि चलो 1 रुपया बच रहा है, तब तक वो सोचेगा कि अच्छा चलो चल रहा है किसी तरीके से। लेकिन हाड़ तोड़ परिश्रम करने के पश्चात, कमर तोड़ परिश्रम करने के पश्चात यदि उसका परिवार भूखा मरने लगता है तो कहता है कि उससे बेहतर है कि हम भी मजदूरी कर लें। टेंशन तो नहीं रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि बाढ़ आएगी तो फसल बह जाएगा, सूखा आएगी तो फसल बर्बाद हो जाएगा, आग लगेगी तो फसल जल जाएगा, तो कहेंगे छोड़ दो, सब छोड़ दो। तो क्रांति 1-2 दिन में नहीं आती है। क्रांति जब एकदम
अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है, व्यक्ति अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाता है अपने शोषण के, तब क्रांति आती है। इसमें पहले लिखिए, गूच महोदय ने कहा है, गूच महोदय ने कहा है, फ्रांस की क्रांति विश्व के इतिहास की, फ्रांस की क्रांति विश्व के इतिहास की महानतम घटनाओं में से एक थी। फ्रांस के इतिहास की महानतम घटनाओं में से एक थी। महानतम घटनाओं में से एक थी, जिसने संसार को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। फुल स्टॉप लगा करके डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दीजिए। समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। पूरे विश्व के लोगों को, लिखना नहीं बेटा, पूरे विश्व के लोगों को एक सीख दे दिया, एक रास्ता दे दिया, एक नजीर पेश कर दिया कि आपको अपना हक खुद लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आपको कोई देगा नहीं। आपको अपना हक चाहिए तो आप खुद लड़िए, हथियार उठाइए और अपना हक छीनिए। लुई 14वां से लेकर के लुई 16वें तक का इतिहास जो रहा है, अभी पढ़ेंगे आप लोग आगे, इसमें जितनी निरंकुशता रही है उसमें भी लुई 16वें की जो पत्नी थी वो तो और महान थी। अरे आग तो वैसे लगी थी, लेकिन आग में घी का काम इसने और बढ़िया से कर दिया। उस लाइन को छोड़ करके अब दूसरी लाइन से लिखिए, फ्रांस की क्रांति कोई अनहोनी घटना नहीं थी। कोई अनहोनी घटना नहीं थी, बल्कि बरसों से चली आ रही दुर्व्यवस्था एवं कुशासन का परिणाम थी। दुर्व्यवस्था एवं कुशासन का परिणाम थी। दुर्व्यवस्था का मतलब मैंने बताया ना कि जैसे राजा स्वयं इतना अयोग्य था, इतना विलासी था, और उसमें भी उसकी रानी वो शासन कार्यों में भी हस्तक्षेप करने लगी। अपने लोगों को जहां चाहती थी वहां नियुक्त करवा देती थी। पूरा चापलूसों से पूरा दरबार भर गया।
तो जब चापलूसों से दरबार भर गया तो उस राज्य की उन्नति होनी है, वो कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है। तो राजमहल के लोग, सामंत, पादरी, ये जितने भी उच्च वर्ग के लोग थे, ये 3-4% के लोगों ने 40% जमीन पर तो खुद कब्जा कर रखा था। उसकी जितनी भी फसल होती थी, जितनी भी पैदावार होती थी, वो सब रखते थे। फ्री में मजदूरों से बेगार कराते थे। ना तो उसका राजा को कोई टैक्स मिलता था, राज्य को ना तो कुछ मिलता था। बाकी की जमीन जो किसानों के पास थी और लोगों के पास थी, उनसे वो धन उगाही करते थे। और वो जमीनें होती कौन थी? जो अनउपजाऊ किस्म की ज्यादातर होती थी, वही उनको दिया जाता था। जितनी उपजाऊ किस्म की जमीनें होती थी, चर्च के अगल बगल का जितना अच्छा जमीन होता था, नहरों के पास का, वो सब खुद कब्जाए रखते थे। उसके बाद भी किसान लगे रहते थे कि मेहनत मजदूर करते थे, मजदूर मजदूरी करता था। तो कमाई का जो जरिया था वो किसान था, उनसे वसूली की जाती थी टैक्स के रूप में। और इतना टैक्स कर लेते थे कि कभी कभी किसान क्या करता था, किसानी ही छोड़ देता था कि मजदूरी करेंगे। परिणाम था 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अब 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कैसे आप समझेंगे? जैसे मान लीजिए 1701 से लेकर के 1 से 1800 के बीच का जो समय है, ये कौन सी शताब्दी बोला जाएगा? ये 18वीं शताब्दी बोला जाएगा। ठीक है ना? इसको हम क्या कहेंगे? 18वीं शताब्दी। अब इसमें कह रहा है कि उत्तरार्ध, उत्तर धनार्ध मतलब आधे के बाद का भाग, और पूर्वार्ध आधे से पहले का। पूर्व माने पहले, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। अर्ध माने आधा, अर्ध मीन्स आधा। अब इन दोनों के बीच का अगर हम आधा करेंगे तो ये 100 साल बनते हैं। कितने साल बन गए? 100 साल बने। 100 साल बना कि नहीं बना? 1701 से लेकर के 1800 तक अगर हम गिनती करेंगे तो 100 साल हो गया। और 100 साल का यदि हम आधा करेंगे तो कितना हो गया? 50। अब 50 का मतलब कि 1750 तक। अब 1750 तक का है अगर, तो ये पूर्वार्ध में होगा। लेकिन यदि यही 1 साल जैसे और आगे बढ़ा, यदि इसको हम 51 कर देंगे तो 1751 मतलब कि हम आधे से उत्तर चले गए, आधे से ऊपर चले गए, ये उत्तरार्ध हो गया। तो कह रहा है कि 18वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था, फ्रांस का आंदोलन कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789। तो 89 का मतलब कि 1800 से पहले और 1700 के बाद, वो उत्तरार्ध था। लुई 14वें से लेकर के लुई 16वें तक का जो इतिहास है, इसी बीच में हम पढ़ते हैं। चलिए लिखिए। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस में निरंकुश और स्वेच्छाचारी, निरंकुश और स्वेच्छाचारी सम्राटों का शासन था। निरंकुश और स्वेच्छाचारी सम्राटों का शासन था। इस समय पादरियों, सामंतों,
एवं उच्चाधिकारियों को राज्य की तरफ से विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थी। ये लोग आलीशान एवं विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। जबकि साधारण वर्ग की दशा अत्यधिक दयनीय थी और वे निम्न जीवन स्तर जीने को बाध्य थे, मतलब मजबूर थे। उनका तो सारा धन तो निकल जाता था टैक्स में। अपने लिए जब कुछ करने का समय आता था तो बेगार में चले जाते थे, पकड़ करके बेगार ही करने, और वहां पे उनको उसका कोई मजदूरी मिलता नहीं था। जो समय बचता था वो बेगारी में चला गया, और जो समय बचा है वो खेती में चला गया, और जो खेती से अनाज पैदा हुआ वो कहाँ चला गया? टैक्स में चला गया। तो बचा क्या? भाई जो समय है वो बेगारी में गया, और जो समय बचा वो खेती में गया, और जो खेती से मिला वो टैक्स में चला गया। तो बचा क्या? मरता क्या न करता, काम खत्म हो गया। तो इसलिए उनकी दशा दयनीय हो गई। और उन लोगों का जो अपना है, जो 40% भूभाग पर जो खुद खेती करवाते थे, मजदूरी देनी नहीं है, खाद बीज पानी सब राज्य के तरफ से फ्री में मिल रहा है, उसको ला करके रख लिए। जो कर मिल रहा है, जो सामंत कर वसूले, उसमें से कुछ भाग अपने पास रखे, कुछ भाग राजा के पास पहुंचा दिए, कुछ भाग चर्च पे पहुंचा दिए। चर्च के लोग जो टैक्स वसूले सब अपने ही पास रख लिए, वो राजा को देना नहीं है, सामंत को देना नहीं है, मजदूरों को मजदूरी देना नहीं है। तो उन सब लोगों का जो जीवन था वो विलासिता पूर्ण था, मतलब सारी आधुनिक सुख सुविधाओं से वो लैस थे एकदम। तो जो गरीब थे वो गरीब होते चले गए। आगे उस लाइन को छोड़ करके लिखिए। फ्रांसीसी क्रांति में राजाओं की निरंकुशता, अयोग्यता एवं शासन संबंधी भिन्नता भी थी। जिसकी जानकारी हमें एक छोटे से उदाहरण से प्राप्त हो जाती है। मतलब वो कितने निरंकुश थे, कितने अयोग्य थे, ठीक है ना, उसके बारे में कह रहे हैं कि एक छोटा सा उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? लिखिए। एक
एक समय जब फ्रांस के राजा और रानी रथ पे सवार होकर महल से बाहर निकले। उनके रथ के पीछे भूख से व्याकुल जनता हमें रोटी दो, हमें रोटी दो, 2 बार लिखना है। हमें रोटी दो, 2 बार लिखे के नारे लगाते हुए रथ के पीछे दौड़ रही थी। उस समय परिस्थितियों से अनजान रानी ने कहा यदि रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खाते। अब सोच लो कि कितने अनजान थे परिस्थितियों से। जब कभी महल का सुख और ऐश्वर्य छोड़ करके जब वो कभी साधारण जनता के बीच रहे हों, तब ना उनको पता चलेगा रोटी और केक का फर्क। अब हम कह दें कि हमको आलू चाहिए, आलू की सब्जी दो, और कोई कह दे अरे आलू नहीं मिल रहा है तो पनीर की सब्जी खाओ। बताओ 20 रुपया किलो आलू नहीं खा पाएंगे, 300 का पनीर खा पाएंगे? अब इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा। तो उसको तो लग रहा था कि केक फ्री में मिलता है, एकदम से बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो उसने कहा कि यदि रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खाते। ऐसे लोग देश का शासन चलाने वाले हों तो वो देश कितने दिनों तक जीवित रहेगा, वहां के लोग कितने दिनों तक जीवित रहेंगे, ये सोचने वाली बात होती है। उस लाइन को छोड़ करके लिखिए। फ्रांस की बिगड़ी हुई आर्थिक दशा के कारण सामान्य जनता का जीवन कष्टों से भरा था। इसे आप लोग बेटा बस एक कहानी की तरह से सुनते रहो, ठीक है ना। सुनने में ज्यादा ध्यान दो, समझो इसको बढ़िया से। नोट्स लिखा रहा हूँ, नोट्स बनाओ, ठीक है, अच्छी बात है। हूबहू आप नहीं लिख पाओगे, लेकिन जो मैं बताता हूँ यदि आप इसको ध्यान से सुनेंगे, दिमाग में बैठाएंगे, तो निश्चित है कि फिर आपको ये भूलने वाला नहीं है। समझना जरूरी होता है, लिखना जरूरी नहीं उतना कि आप लिखते चले जाएं।
उसका कोई मतलब नहीं, कितना याद करेंगे। लेकिन जब आपके दिमाग में वो बैठ गया, एक बार आप इसको समझ लिए, तो फिर भूलेगा नहीं, जीवन भर आपको याद रहेगा। गलती से भूल भी गया तो अगर कहीं भी थोड़ा सा अगर आपके निगाह के सामने वो मैटर आया, तुरंत आप समझ जाओगे कि अब तो इसके आगे ये होना, इसके आगे ये होना था, तो ऐसे हुआ था, तो ऐसे घटना घटी थी, तुरंत। फ्रांस की बिगड़ी हुई आर्थिक दशा के कारण सामान्य जनता का जीवन कष्टों से भरा था, हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1789 में फ्रांस में भयानक जन विद्रोह हुआ। फ्रांस में भयानक जन विद्रोह हुआ तथा निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस के राजा लुई 16वां और उनकी पत्नी मेरी एंटवायनेट दिख रहा है, को मौत के घाट उतार दिया गया। इस क्रांति के कारण पूरा यूरोप युद्ध की ज्वाला में जलता रहा। यह रक्तपात युद्ध की ज्वाला में जलता रहा। यह रक्तपात 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई 1789 को ब्रास्टील से शुरू होकर 18 जून 1815 को 18 जून 1815 को वाटरलू के मैदान में समाप्त हुआ। ठीक, वाटरलू के मैदान में समाप्त हो गया। अब फ्रांसीसी क्रांति के कारण कल हम लोग पढ़ेंगे कल से शुरुआत होगी फ्रांसीसी क्रांति के कारण, ये कल पढ़ा जाएगा। कल से